दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच की जो टेंशन चल रही थी उसके बारे में तो हम सभी वाकिफ थे। मगर अब एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है इस पूरी वॉर में, और वो डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका भी अब इस जंग में पूरी तरह से उतर चुका है। डायरेक्टली उसने इंटरवीन कर दिया है। और आज सुबह तड़के 3:30 बजे ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी थी, सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी थी जो फॉर्डो में थी, उसके ऊपर अमेरिका के बम वर्षक विमान B-2 बॉम्बर, जो दुनिया के इकलौते बम वर्षक विमान हैं, उन्होंने इस फैसिलिटी के ऊपर हमला कर दिया है। और इसमें उन्होंने यूज करी है अपने MOP यानी कि GBU-57 मिसाइल। ये दुनिया की एक लौती मिसाइल्स है दोस्तों की जो जमीन के अंदर जाके पेनिट्रेट करती हैं और उसके बाद दुश्मन की जो हिडन बंकर्स होते हैं उनको तबाह करती हैं। इनको बंकर बस्टर भी कहा जाता है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ऐसे दिखते हैं B-2 बॉम्बर। आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा होगा और उसके लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रही होगी GBU-57। अब दोस्तों, अगर इस पूरे उसकी मैकेनिज्म की पहले मैं बात करता हूं, तो ये जो GBU-57 जो बम वर्षक विमान होते हैं, इनमें इकलौते ऐसे विमान है जो पूरी तरह से स्टेल्थ होते हैं कंप्लीटली। इनको कोई भी रडार पकड़ नहीं सकता। प्लस दूसरा, इनमें खास बात ये होती है कि ये 20 टन तक का वजन अपने अंदर ले जा सकते हैं। इतना भारी वजन लेके कोई विमान नहीं उड़ता इनके अलावा पूरी दुनिया में। और ये 13 घंटों तक लगातार उड़ने की क्षमता रखते हैं। और जो एक GBU मिसाइल होती है, इसका जो दोस्तों वजन होता है वो होता है लगभग 13 टन। और इस मिसाइल की खास बात ये होती है कि ये जमीन के अंदर जाती है और इसमें लगा होता है GPS। और ये ना ड्रिल करती हुई जाती है 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर। जैसे ही टारगेट की लोकेशन पे पहुंचती है, उसके बाद ये वहां जाके फटती है। तो बहुत ही विध्वंसक मतलब ये मिसाइल होती है। और इसका इस्तेमाल अब अमेरिका ने कर दिया है और डायरेक्टली सीधे तौर पे अब अमेरिका जो है इस जंग में कूद चुका है। अभी तक क्या था कि हम सभी को पता था कि अमेरिका पीछे से इजराइल की मदद कर रहा है, वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है, फंड्स प्रोवाइड कर रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी उसके साथ साझा कर रहा है। मगर अब भाई अमेरिका पूरी तरह से कूद चुका है डायरेक्टली। अब इससे हम क्या मान सकते हैं भाई कि ये वर्ल्ड वॉर 3 की कहीं ना कहीं शुरुआत है। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 जो हुआ था वो भी सेम ऐसा ही हुआ था, जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर को डुबोया था। उसके बाद जो था वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ और बहुत प्रचंड तरीके से शुरू हुआ। वही लक्षण अब हमको यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। जो दो देशों के बीच की जंग थी, अब उसमें अमेरिका ने इंटरवीन किया है। और अमेरिका ने साफ तौर पे बोला है कि भाई ईरान से कि या तो अब तुम पीस करो, हमारे साथ ट्रीटी साइन करो, और ट्रीटी ये होगी कि तुम 2045 तक किसी भी प्रकार का कोई भी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाओगे, या फिर अब हम तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे और इतना बम मारेंगे कि पूरी तरह से जबरदस्ती तुम्हें ट्रीटी साइन करवाएंगे। उसके जवाब में देखिए ईरान ने भी क्या कहा है। ईरान ने कहा है कि देखो, अब तुम जंग में कूद पड़े हो और अब जंग से तुम तभी बाहर निकलोगे जब हम चाहेंगे। अभी तक ये दो देशों के बीच की बात थी, तुमने अगर बीच में हम पे आके अटैक किया है तो ये हमारा पूरा राइट बनता है इसका जवाब देने का। अब हम ईरान के साथ अब हम इसराइल के साथ साथ तुमको भी मारेंगे। तो खुली चुनौती दे दी है ईरान ने भी अमेरिका को, और ये बोला है कि भाई हम आपसे दबने वाले नहीं हैं। अगर आप हमसे जंग करना चाहते हो तो हम भी आपसे जंग करने को पूरी तरीके से तैयार हैं। देखिए दोस्तों, भले अमेरिका इस जंग में कूद गया है, अब देखिए साफ तौर पे क्या होने वाला है कि वर्ल्ड वॉर 3 के जो लक्षण है ना वो दिखाई देना शुरू हो गए हैं। क्योंकि देखिए, जब कोई तीसरा देश कभी किन्हीं दो देशों के बीच में कूदता है ना, तो फिर जो देश होते हैं उनमें से जिस देश के ऊपर दो देशों ने मिलकर अटैक किया होता है, उसके पास भी एक तरह से अब अधिकार आ जाता है कि भाई वो भी अपनी मदद के लिए दूसरी फोर्सेस को डायरेक्टली इन्वॉल्व करें। और हम सभी जानते हैं कि भाई ईरान के सपोर्ट में कौन कौन से नेशंस हैं। रशिया ईरान के सपोर्ट में खड़ा हुआ है, ईरान के सपोर्ट में चाइना खड़ा हुआ है। तो ये जो दो बड़े ऐसे देश हैं, तो अगर ये जंग में कूदते हैं तो कहीं ना कहीं जो दुनिया का नक्शा है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। और पूरी दुनिया एक बार फिर से वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाने वाली है। और ये काफी सीरियस इशू है कि बहुत ही मतलब ऐसी बात नहीं चल रही कि अमेरिका ने आके बम मार दिया और खेल खत्म। ईरान ने सख्त तौर पे बोला है कि हम इसका करारा जवाब देंगे। और अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं और जो खबरें निकल के आ रही है वो ये आ रही हैं कि अमेरिका के हमला करने के बाद लगातार ईरान ने इजराइल पे मिसाइलों को जो अटैक है वो और ज्यादा तेज कर दिया है। अब एक चीज तो साफ है कि भाई जो B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल अमेरिका ने किया है, उसके चलते जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको काफी ज्यादा डैमेज हुआ है। ये बात ईरान ने कंफर्म करी है कि हम पे अटैक हुआ है। बट उसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि हमारी फैसिलिटी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। बट ये नुकसान हुआ है। और कहीं ना कहीं ईरान चोरी छुपे जो अपना न्यूक्लियर हथियार डेवलप कर रहा था, उसको रोकने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है अमेरिका और इजराइल। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ। उसके लिए मैं थोड़ा सा समय में पीछे चलना होगा और बात चलेगी यहाँ पे दोस्तों 13 जून की,
कि 13 जून को खबर निकल के आती है कि ईरान के तेहरान से, नतांज से और भी कई इलाकों पर इज़राइल ने हमला कर दिया है, हमलों की खबर निकल के आती है और जिसमें ईरान के कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट और लगभग 75 लोगों की मौत हुई। ये खबर निकलते ही ईरान भी एक्शन मोड में आ गया और उसने भी रिटेलिएट किया और बैक टू बैक मिसाइल जो है वो इज़राइल के ऊपर फायर करना शुरू कर दिया। अब आप ये समझ लो कि अभी तक आज की डेट तक मैं बात करूं तो 450 प्लस बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान जो है वो इज़राइल के ऊपर मार चुका है और उसके कई मतलब कि मिलिट्री जो बेसेस हैं उनको तबाह किया, साथ ही साथ जो सिटीजन जहाँ रहते हैं, जो नागरिक जहाँ पे रहते हैं वहां पे भी अटैक किए गए, जिसमें ईरान का इज़राइल का स्टॉक एक्सचेंज शामिल है, ईरान का इज़राइल का आपका मोसाद का हेडक्वार्टर शामिल है, उसको भी ईरान ने उड़ा दिया। प्लस बीर शवा इज़राइल में एक जगह है, वहाँ पे जो एक हॉस्पिटल था उसको भी निशाना इन लोगों ने बनाया है और तर्क ईरान ने ये दिया था कि भाई जो बीर शवा हॉस्पिटल है, उसके नीचे इज़राइल के सीक्रेट मिलिट्री बेसेस है, बंकर है, इस वजह से हमने इस हॉस्पिटल को निशाना बनाया है। देखिए, ईरान और इज़राइल के बीच की तनातनी तो हम लोग काफ़ी सालों से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि ईरान ना एक तरह से एक ऑक्टोपस वॉरफेयर कर रहा था इज़राइल के साथ, जिसमें वो डायरेक्टली तो इज़राइल से मतलब कि भिड़ नहीं रहा था, मगर उसने अपने ऑक्टोपस टाइप कई और जो क्या बोलते हैं और जो संगठन होते हैं उनको फंडिंग कर रहा था, पीछे से सपोर्ट दे रहा था, जिसमें जो कुछ जाने-माने हैं उनमें से हिज़्बुल्लाह हो गया, हमास हो गया, हूती हो गया, जो समय-समय पे इज़राइल पे अटैक करते हुए आ रहे हैं, तो उनको सभी हथियार, सभी फंडिंग ईरान ही प्रोवाइड करा रहा था। मगर अब इज़राइल ने ईरान में 13 जून पे हमला किया और हमला करने के बाद ये कारण बताया कि भाई हमें खबर मिली थी कि जो ईरान है, वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने से महज़ 14 दिन दूर रह गया था और अगर हम ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे अटैक नहीं करते, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को नहीं मारते, तो ईरान जो है वो न्यूक्लियर स्टेट बन जाता, न्यूक्लियर पावर स्टेट बन जाता और कहीं न कहीं हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा होता। और ये बात तो दोस्तों किसी से भी छुपी नहीं है कि ईरान इज़राइल से को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और ईरान ही वो देश है कि जो इज़राइल को ना देश का दर्जा भी नहीं देता है और इन दोनों देशों के बीच तनातनी का इतिहास बहुत पुराना है। एक वक्त था जब ईरान उन चुनिंदा देशों में था जिन्होंने इज़राइल को शुरू-शुरू में मान्यता दी थी एक देश के तौर पे। लेकिन जैसे ही ईरान में तख्ता पलट हुआ, अल खुमैनी वहाँ पे रिजीम में आए, उन्होंने साफ तौर पे किनारा कर लिया इज़राइल से और इज़राइल को देश मानने से ही इनकार कर दिया और इन दोनों देशों के बीच तनातनी वहीं से शुरू हुई और अब ये तनातनी जंग के रूप में आ चुकी है और दोस्तों आप मानिए नहीं, एक भयावह रूप अभी जंग लेने वाला है, क्योंकि देखिए जब 2 देश आपस में लड़ते हैं, तो चाहे आप कोई वॉर देख लो, आप यूक्रेन रशिया की वॉर देख लो, वो 2 देश आपस में लड़ रहे हैं तो इससे इम्पैक्ट पड़ता है वर्ल्ड इकोनॉमी पे, लोगों पे, पर उस लेवल का नहीं पड़ता क्योंकि 2 देश खाली इन्वॉल्व होते हैं। मगर जैसे ही कोई तीसरा देश किसी एक देश के सपोर्ट में आके दूसरे देश पे अटैक कर देता है, इन्वॉल्वमेंट ले आता है, तो फिर बात ना हाथ से निकल जाती है और आगे भी बढ़ जाती है। अब देखना ये होगा कि ईरान के सपोर्ट में कौन से देश आते हैं और अगर किसी देश ने भी ईरान के सपोर्ट में आके इज़राइल पे या यूएसए पे या यूएसए की किसी भी एयर बेस, मिलिट्री बेस पे हमला कर दिया, तो कहीं न कहीं ये जंग और ज़्यादा भयावह रूप ले सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो सीधे तौर पे इज़राइल को धमकी ईरान को बोल दिया है कि भाई हम अब आपके ऊपर ऑल आउट जाने वाले हैं। अगर आपने न्यूक्लियर ट्रीटी साइन नहीं करी हमारे साथ, पीस नहीं लाए और आपने ये नहीं बोला कि भाई हम अपनी सारी न्यूक्लियर फैसिलिटी, सारे एक्सपेरिमेंट बंद करने वाले हैं, तो आपके लिए अंजाम बहुत भयावह होगा। और वहीं ईरान भी दोस्तों पूरी तरह से तैयार है अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। ओवरऑल देखें जो 13 तारीख से जंग शुरू हुई थी, जो 8वें दिन में आ चुकी है, तो अभी तक तो चल रहा था कि भाई ईरान इज़राइल ने उनका एयर स्पेस घेर लिया। रात को इज़राइल के जो F-35 जेट्स जाते हैं वो उनकी डिजायर्ड लोकेशन पे हमला करके आते हैं। इधर से जो ईरान है वो बैलिस्टिक मिसाइल से बैलिस्टिक मिसाइल्स मार रहा है, जिसको कि इज़राइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, वो भी रोक नहीं पा रहा है। वहां पे अटैक हो रहे हैं। तो 2 देशों के बीच की बात थी, लेकिन अब अमेरिका इन्वॉल्व हो गया, उसने B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल कर लिया है, तो चीजें और ज्यादा भयावह होने वाली है। यही नहीं, इज़राइल तो समय-समय पे ये भी दावे करता हुआ आया कि भाई ईरान जो है वो हमारे ऊपर क्लस्टर बॉम्ब से हमला कर रहा है। तो दोस्तों ये अपने आप में एक भयावह स्थिति चल रही है, क्योंकि देखिए क्लस्टर बॉम्ब्स जो होते हैं ना, वो अपने आप में बहुत ही खतरनाक तरीके के बॉम्ब्स हैं और इनफैक्ट ये इतने खतरनाक हैं कि इन बॉम्ब्स की खतरे को देखते हुए 2010 में या 15 के आसपास एक ट्रीटी हुई थी जिसमें 111 देशों ने साइन किया था और उन्होंने ये बोला था कि भाई ये बॉम्ब इतने भयावह है कि जो इनका इस्तेमाल है वो हम कभी भी नहीं करेंगे। इस बात की ट्रीटी साइन करी थी इन देशों ने।
मगर जो कुछ देश थे जिसमें कि ईरान, अमेरिका, रशिया और इज़राइल शामिल थे, इन लोगों ने इस ट्रीटी पे साइन करने से मना कर दिया था। उन्होंने बोला था भाई कि जब वक़्त आएगा तो हम इन बॉम्ब्स का ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्लस्टर बॉम्ब्स कितने खतरनाक होते हैं। बेसिकली एक मिसाइल कंटेनर होता है जिसके अंदर कई सारे छोटे-छोटे बॉम्ब्स होते हैं। जब ये मिसाइल फटती है तो जो इसका शेल होता है वो दोस्तों हट जाता है और ये जो छोटे-छोटे कई बॉम्ब्स होते हैं, ये जिस जगह पे आप अटैक करते हो उस जगह की कई अलग-अलग जगहों पे जाके एक-एक करके फटते हैं। और कुछ ऐसी इसमें सिस्टम होता है कि कई बॉम्ब्स तो ऐसे होते हैं जो गिर जाते हैं और टाइम बॉम्ब की तरह काम करते हैं, कुछ समय के बाद फटते हैं, जिससे और भी ज़्यादा डैमेज प्रोवाइड कर सकें। तो ये क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल भी ईरान जो है वो इस वॉर में इज़राइल के खिलाफ कर रहा है। तो समय-समय पे इज़राइल के नेताओं ने ये भी बोला है कि भाई इस बॉम्ब का भी इस्तेमाल हम पे किया जा रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल्स भी ईरान मार रहा है। और ईरान जंग के प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि जंग का जो प्रोटोकॉल होता है बेसिकली वो ये होता है कि आम नागरिकों पे आप हमला मत करिए, आप मिलिट्री बेसिस पे हमला करिए, एयर बेसिस पे हमला करिए। मगर यहाँ पे दोनों देश अब बिल्कुल बुरी तरह से जंग पे उतारू हो चुके हैं। हालाँकि इसमें नुकसान ज़्यादा ईरान का हुआ, ये भी मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूँ, क्योंकि देखिए इज़राइल ना ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुका है, वहाँ के जो सिटीज़न्स हैं वो इन सिचुएशंस के लिए ट्रेंड रह चुके हैं। क्योंकि समय-समय पे इज़राइल देखिए जब से इज़राइल का जन्म हुआ है, इज़राइल देश आया है लोगों की नज़रों में, तब से वो जंग में शामिल रहा है। फिर चाहे वो हिज़्बुल्लाह के खिलाफ जंग चल रही हो, वो हमास के खिलाफ अटैक झेल रहा हो, वो यूती के खिलाफ अटैक झेल रहा हो, गाज़ा का मसला हो, तो वो जंग में चलता आ रहा है, जंगें लड़ता आ रहा है। तो इसी वजह से तो जो वहाँ की जनता है, वो पूरी तरीके से इन चीज़ों के लिए अवेयर है, इन चीज़ों के लिए ट्रेंड है। पूरे देश में जगह-जगह अलार्म लगे, सायरन बने और वहाँ की जो सिविल इंजीनियरिंग है, उसको सख्त निर्देश है कि आप कोई भी बिल्डिंग बनाओगे, उस बिल्डिंग में नीचे या उसके आस-पास आपको मिलिट्री बंकर सेफ ज़मीन के अंदर बनाना पड़ेगा। तो इज़राइल में जितनी बिल्डिंगें हैं, उसमें हर जगह पे बंकर्स बने हुए हैं, तो जैसे ही मिसाइल्स आती हैं, वहाँ की गवर्नमेंट 1 मिनट पहले ही अलार्म बजा देती है। जो जनता होती है, वो ट्रेन्ड है, उनको पता है उन्हें क्या करना है, वो सीधे भाग के नीचे बंकर्स में चले जाते हैं और जिसकी वजह से जो वहाँ पे जान-माल की क्षति है वो बहुत कम होती है इज़राइल में। और यही बात है कि अभी 8वें दिन में युद्ध पहुँच चुका है और लगभग इज़राइल में अगर आप देखोगे तो 60 से 61 लोगों की जान गई है। और दूसरी तरफ अगर आप ईरान में देखोगे तो ईरान में अभी तक 400 से 600 लोगों की जान जा चुकी है। तो ईरान को डैमेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, जान-माल का नुकसान ईरान में ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वहाँ के लोग इन चीज़ों के लिए ट्रेन्ड नहीं है, अवेयर नहीं है। और पब्लिक एरिया में अगर कोई भी अटैक होता है तो उसका खामियाजा तो देखिए आम जनता को ही भुगतना पड़ता है। मगर इज़राइल इस चीज़ के लिए रेडी था, इज़राइल इस जंग के लिए रेडी था, वो तैयार था कि अगर हम ईरान पे अटैक करेंगे तो ईरान हम पे उल्टा पलटवार ज़रूर करेगा। और सीन ये चल रहा है कि मतलब आप ये समझ लो कि जितना देशों में क्या बोलते हैं सुबह का मॉर्निंग अलार्म लोगों के मोबाइल में नहीं बजता होगा ना, उससे ज़्यादा इन देशों में आपस में गोलीबारी हो चुकी है, मिसाइलें दागी जा चुकी हैं। और अब अमेरिका का इसमें मतलब एंट्री लेना, अब आप ये समझ लीजिए कहीं न कहीं ये जो चीज़ें हैं, ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रही हैं। और अगर ये भयावह रूप जंग लेती है और बहुत जल्द इसका कोई निपटारा नहीं निकलता है, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमी और सारी दुनिया के लोगों पर कहीं न कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट करने वाली है। वॉर कभी भी सही नहीं होती है, बट अब 2 देश जंग में कूद चुके हैं, अमेरिका भी कूद चुका है, अब तो वक़्त बताएगा क्या होगा, पर जो होगा वो अच्छा नहीं होने वाला है। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस पूरे जंग के बीच में, अमेरिका के जंग में कूदने के बीच में? उस सभी को आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा।